कैंपस के दो राउंड्स में एनआईए, एटीएस और स्टेट पुलिस को पीएफआई के मिशन 2047, जिसका जिक्र अभी कपिल मिश्रा भी कर रहे थे। जितेंद्र, आपसे इस पर जानकारी लेना चाहूंगी। एक ऐसा संगठन जो भारत को तोड़ने का काम कर रहा था, भारत विरोधी एजेंडा सेट करने का काम करता था, हिंदुस्तान को सिविल वॉर में झोंकना चाहता था, उसके तार इक्का दुक्का नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में जुड़ते चले गए। ऐसे में ये कार्रवाई जिस तरह से हुई है, ये जो एक्शन लिया गया है, ये बेहद जरूरी था। बिल्कुल मलिका, 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सक्रिय था और इसके तमाम सबूत अलग अलग राज्यों से आ रहे थे। कुछ राज्यों की तरफ से, खासतौर से जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो गृह मंत्रालय को बाकायदे बैन करने के लिए कहा था, क्योंकि सीएए एनआरसी के दौरान उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए थे उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को विदेशों से फंडिंग हुई थी। इसकी जानकारी ईडी के पास आई थी और उसी को आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा था। ऐसे ही मध्य प्रदेश, झारखंड और दूसरी राज्यों की सरकारों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने के लिए कहा था। सबसे बड़ी बात यह है मलिका कि इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तार जिस तरीके से विदेशों में जुड़े हैं और जो विदेशी आतंकी संगठन है आईएसआईएस, जो कि खतरनाक है, जो कि लोन वोल्फ अटैक करता है, उसके लिए जो भारत के युवा थे उनको बहला फुसला करके, उनको रेडिकलाइज करके इस आतंकी संगठन में जोड़ने के प्रयास किए जा रहे थे। ऐसे सबूत एनआईए और जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं उनके पास आ चुके हैं और ये डॉजियर भी गृह मंत्रालय को दिया गया। उस डॉजियर के आधार पर इस तरीके का कदम बढ़ाया गया। ये संगठन जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे जो सहयोगी संगठन है, उन लोगों के संबंध टेरर फंडिंग में थे और चाहे वो हिजाब विवाद का मामला हो या फिर प्रवीण निट्टारू की हत्या हो या फिर निजामाबाद में जो तेलंगाना में पड़ता है वहां कराटे टीचर की ट्रेनिंग का मामला हो, इन तमाम सबूतों के आधार पर ऐसे कदम बढ़ाए गए। और यहाँ पर निजामाबाद की अगर बात करें तो यहाँ हिंदुओं को मारने की साजिश की जा रही थी। इस तरीके के सबूत एजेंसियों के पास आए और यहां 200 लोगों को ट्रेनिंग उस वक्त कराटे ट्रेनिंग टीचर के द्वारा दी जा रही थी, जिसका नाम अब्दुल कादिर था और इसके खिलाफ एनआईए ने एफआईआर भी दर्ज किया है। इसकी जांच चल रही है। तो बहुत सारे ऐसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जुड़े हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ अभी जांच चल रही है और ये जांच आगे तक जाएगी। कई राज्यों में, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, इन राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपनी जड़ें जमा ली थी और इसी वजह से मिडनाइट ऑपरेशन किया गया। रात में जब ऑपरेशन किया गया तो इन लोगों के पास से जो 150 से ज्यादा मोबाइल मिले, उनके जो व्हाट्सएप चैटिंग इनकी थी उसकी भी जानकारी एनआईए के पास मौजूद है और उसके आधार पर यह पता चला कि ये विदेशी संगठनों के साथ, जो आतंकी संगठन है, उनसे किस तरीके से संपर्क में थे, उनसे बातचीत कर रहे थे और वहां के जो वीडियोज और मैसेजेज इनके पास आ रहे थे वो भारत में जो मुस्लिम युवा हैं, जो भोले भाले युवा हैं, उनको रेडिकलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और उसके जरिए एक इनका बड़ा प्लान था। फुलवारी शरीफ की अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था उससे पहले गजवाए हिंद स्थापित करने के लिए वो लोग काम कर रहे थे और वहां बड़े हमले की प्लानिंग उन लोगों ने तैयार किया था। इसकी भी जानकारी एजेंसियों के पास थी। इसके आधार पर आज इस तरीके का प्रतिबंध लगाया गया। बिल्कुल, बहुत खतरनाक था पीएफआई का एजेंडा। गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ी हुई है अहमदाबाद से। गोपी, गुजरात के बारे में एक बार फिर से हम लोग समझना चाहेंगे आपसे कि आप दर्शकों को बता सके कि किस तरह की कार्रवाई एनआईए की तरफ से वहां पर हुई और यह भी समझना जरूरी होगा कि जिस तरह से राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई विशेष रूप से वहां पर गुजरात में सक्रिय थी, अहमदाबाद में नया दफ्तर भी खोला था, यानी कि एक तरह से ये माना जाए कि कांग्रेस की कोख से जन्मी पार्टियां थी उनको राजनीतिक प्रसर देने का काम वो लोग कर रहे थे। अब भारत सरकार ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है, स्वागत योग्य फैसला है। ऐसे सब आतंकी संगठनों पर और आतंकियों के पनाहगार और पैरोकारों पर प्रतिबंध लगना बहुत जरूरी था, जो कि समय पूर्व सरकार ने लगाया कम से कम। और अब देखने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से सिमी के बाद में पीएफआई खड़ा हुआ, अब कोई और आउटफिट ऐसा न खड़ा हो जाए, इसकी व्यवस्था भी सरकार को करनी पड़ेगी। सर, इसी के ऊपर मेरा सवाल है कि पीएफआई के साथ साथ जो पीएफआई के जो संगठित हैं, जो संगठन है, जो जुड़े हुए संगठन है, उनको भी बैन कर दिया गया। निश्चित रूप से देखिए, जब तक आप पूरे कुनबे को समाप्त नहीं करोगे, आतंक का कुनबा था ये पूरा का पूरा, इस आतंक के कुनबे को जब तक पूरा समाप्त नहीं करोगे तब तक आतंकवाद की समाप्ति नहीं होती। लेकिन बात ये भी देखने की है कि अब इनके जो राजनीतिक जो पैरोकार हैं
और जो इनके जो सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो सपोर्टिव लोग हैं जो उन आतंकियों को पनाह देते थे, उनको पैरोकारी करते थे, उन पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है। नहीं तो वही बात होगी कि जैसे सिमी के बाद पीएफआई जन्मा और पीएफआई के बाद कोई और एक और सीएफआई आ जाएगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है इसमें बेसिकली कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सर, पीएफआई जो एक बड़ा संगठन है, काफी बड़ा संगठन है, उस पर बैन कर देना, अब उनके जो लोग हैं वो झंडा लेके नहीं चल पाएंगे, वो रैली नहीं कर पाएंगे, ऐसे में क्या आपको लगता है कि संतुलन बना रहेगा? बात झंडा रैली की नहीं है, बात यह कि देश की ऊपर हमला करने वाले या हमलावरों को प्रोत्साहन देने का काम, जो लीगल या फाइनेंशियल एड देने का काम लोग कर रहे थे, उन सब पर विराम लगना बहुत जरूरी है। ये जो है ये इसमें जब तक ये विराम नहीं लगेगा तब तक देश आतंकवाद की राह पर जो है वो झुलसता रहेगा। तो ये स्वागत कदम है। मुझे लगता है इस भारत सरकार को इस बारे में वैसे हालांकि बहुत पहले निर्णय ले लेना चाहिए सरकारों को, लेकिन क्या है कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण जो है ये निर्णय पिछली सरकार नहीं ले पा रही थी।